करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो डियर स्टूडेंट, ग्रेस करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले लंबे समय के पश्चात हम आपस में मिल पा रहे हैं और ये याद रखें, हम जल्द ही अपने इस ऑनलाइन लेसन को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये अच्छा समय रहेगा जब हम मिल पाएंगे और सीख पाएंगे कुछ अच्छाई को जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और आज जो है बहुत ही विशेष एक खास दिन है जब हम एक ऐसी शिक्षा को पाने जा रहे हैं। हम सब जैसे जानते हैं इन दिनों की समस्याओं को, कोरोना जैसे महामारी हमारे जीवन को बिल्कुल हिला के रख दिया है। हम सब डरे हुए हैं, हम सब इस महामारी से अनुभवी हैं, हम सब भयभीत हैं। लेकिन याद रखिए, क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं हमारे जीवन को के तौर तरीका को बदल डालेगा और हम भी जो है वो ऐसे महामारियों का सामना करके हम जीत को प्राप्त करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य को अपने जीवन में हम देखेंगे। आज इस विशेष दिन पर जो हम सीखने जा रहे हैं, मैं आप सभी माता पिता और साथ ही हमारे सभी स्टूडेंट्स का उत्साहित करती हूँ कि हम सब मिल करके देखें, इसको सीखें और अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को, अपने और भी रिश्तेदारों को उत्साहित करें ताकि हम सब मिल करके इस महामारियों का सामना करें और अपने आप को हम सुरक्षित रख सकें। अब समय है कि अरुण सर हमारे मध्य में आएंगे और आज के शिक्षक के साथ हमारा परिचय कराएंगे। हेलो फ्रेंड, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के जो हमारे लेसन के टीचर हैं एक डॉक्टर है, वो हमको सिखाने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं नोटपैड और पेन लेकर, ताकि जो भी हम सीखें उसको लिखें ताकि हमारे दैनिक जीवन में हम लागू कर सकें। जो डॉक्टर मालती गोयल एक वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली की पूर्व छात्र है। उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में 31 साल का अनुभव है और उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई और अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सहित देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में काम किए हैं। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सदस्य है। उनके नाम में कई प्रकाशन और पुरस्कार है। वर्तमान में वो ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक सेंटर सरिता बिहार की निर्देशक है। तो देर किस बात की, आइए हम सीखते हैं ताकि हमारे जीवन में वो लाभदायक है। कोरोना वायरस क्या चीज़ है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की, जिसमें से कोविड-19 उसका एक पार्ट है। ये कोविड-19 2019 दिसंबर में वुहान एक जगह है चीन के अंदर, वहां से शुरू हुआ और पूरे विश्व में बुरी तरह प्रभावित कर दिया सब लोगों को। लोग इस महामारी के शिकार हुए, कितने लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई। इसीलिए आज के टाइम में इससे हमें कैसे बचना है और आगे चलना है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, ये हमें कैसे पता लगता है कि हमारे अंदर कोरोना ने घर कर लिया है। ज़्यादातर ये हल्की खांसी, जुकाम, नाक बहना, गले में थोड़ी दर्द होना, शरीर में थोड़ा दर्द रहना, सिर दर्द रहना, ऐसे लक्षणों से शुरू होता है। तो शुरू में ये ऐसे लगता है कि जैसे सीजनल, जैसे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी होती है तो लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। शुरू के लक्षण ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आपको ऐसे भी लक्षण हुए हैं तो आपको अपने आप को अलग रखना है और इसकी सावधानियां बरतनी है। कोरोना की वजह से हमें तीन फेस में या तीन सिवियरिटी या अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
पहले तो हमें ये समझना है ये होता कैसे है। जब हमें पता होगा होता कैसे है तभी हम बचाव कर पाएंगे। यह हम जैसे कोई खांसी करता है, छींकता है, तो हमारे नाक और मुंह से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, ये सामने वाले के ऊपर गिरती हैं, या सामने टेबल रखा है या बेड है उसके ऊपर ये छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं। वहां पे जो कोई भी है उसके हाथ लगेंगे, उसको टच करेगा, और वो इंसान उन्हीं हाथों से अपने मुंह को टच करेगा, नाक को टच करेगा, आंखों को टच करेगा, और इसी से वो नाक और गले से ही हमारे अंदर जाके हमारे सांस की जो फेफड़े हैं उनके अंदर जाके ये डैमेज करते हैं और नुकसान करते हैं। तो ये है हमारा कि ये कैसे होता है। इसीलिए कहते हैं कि मास्क पहनो। मास्क किसी के लिए पहनना है, खाली किसी को टच करने से नहीं होता। ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है। ये जो छोटी छोटी बूंदें जो मुंह से और नाक से निकलती हैं, ये उसके द्वारा फैलता है। सेकंड है, इसका जो लोग कहते हैं कि 14 दिन ही आप क्यों अपने आप को अलग रखें। जब आपको बीमारी हो गई या आपको खांसी जुकाम हल्का फुल्का बुखार शुरू में हुआ, आप 14 दिन ही क्यों रहते हैं? आप 1 हफ्ता क्यों नहीं रहते? 10 दिन क्यों नहीं रहते? 5 दिन क्यों नहीं रहते? इसका भी एक कारण है। 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ है इस कीटाणु को हमारे शरीर में आना और हमारे लक्षण दिखाई देना। ये जो पीरियड है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। तो ये कोरोना में जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन का होता है। अगर किसी इंसान को एक्सपोजर हो गया या किसी के साथ है, उनके घर वालों के किसी के साथ है, पता लगा कि उनको पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम 14 दिन उनको अलग रखते हैं कि अगर उनको कोई सिम्टम आ गए तो 14 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। अगर 14 दिन तक नहीं आए इसका मतलब वो सेफ है, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है। सबसे पहले जो ये सिम्टम्स आते हैं या लक्षण, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण 3 भागों में हैं, 3 स्टेजेस में हैं, जिसको हम स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कहते हैं। ये जो इसकी स्टेजेस हैं कि हमारी बॉडी में हमें कौन सी स्टेज की बीमारी होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कैसी है। इम्यूनिटी मीन्स हमारी शरीर की किसी बीमारी से लड़ने की ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है। अगर हमारे शरीर की क्षमता अच्छी है तो हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन हुई लेकिन हमें कोई लक्षण ही नहीं है, हमें बस छू के चली गई। अगर इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है माइल्ड, हल्का फुल्का जैसे सर्दी जुकाम होता है, बस इतना होके चली गई। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है, हमारी लड़ने की क्षमता कम है, तो ये भयंकर रूप ले सकती है। तो ज्यादातर 85%, अप्रोक्सीमेटली 85% जो लोग हैं वो हल्की फुल्की स्टेज 1 से गुजर के ठीक हो जाते हैं। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर जो 85% लोग हैं उसको हम बोलते हैं स्टेज 1 या वायरल फेस, या वो वाला टाइम जब ये वायरस हमारे अंदर आता है और मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है। तो स्टेज 1 में हमारी जो इन्फेक्शन होती है वो नाक, मुंह से गले तक, यहाँ तक होती है। तो आपको नाक बहना, सर्दी जुकाम, गले में थोड़ी दर्द, हल्का फुल्का बुखार, आधा 1 डिग्री ऊपर, इससे ज्यादा नहीं, या सिर दर्द। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें हमें अपने आप को उस टाइम क्या करना है, हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट का मतलब हमें अलग रख लेना है। अगर हमारे घर में 2-3 कमरे हैं तो उस कमरे को चुनना है जिसके अंदर बाथरूम अंदर ही हो। तो उसमें आपको बाथरूम के लिए कहीं गुजर के दूसरी जगह ना आना पड़े। दूसरों कमरों के बीच में खुलते हुए दरवाजे को बंद कर लेना है।
और दूसरी साइड अगर कोई खिड़की है, कोई एग्जॉस्ट फैन है, उसको खोल के रखना है ताकि जो गंदी हवा हम सांस से छोड़ते हैं वो बाहर जाती रहे और फ्रेश हवा हमारे कमरे के अंदर आती रहे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें ज्यादा कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर बुखार हो रहा है तो आप क्रोसिन लेंगे और कुछ नहीं। सेकंड है, गर्म पानी पीना है। आप गर्म चाय पीना चाहते हैं, गर्म चाय पीजिए, हल्की फुल्की स्टीम ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, गर्म चीज जब हमारे अंदर जाती है, गले में जाती है, तो यहाँ पे जो वायरस हैं, यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, वो उसको जो स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, वो उनको मार देती है। सेकंड है, जब हम गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से यहाँ के जो वायरस हैं, कीटाणु हैं, वो हमारे पेट में चले जाते हैं और हमारे पेट में एसिड होता है, जो एसिड उनको मार देता है। ठीक है, ये हुई स्टेज 1। स्टेज 2 वो लोग हैं जो इन स्टेज 1 में सावधानी बरती नहीं, उन्होंने दवाई नहीं ली, अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, उनकी बीमारी बढ़ती गई, तो वो जो कीटाणु यहाँ से थे वो दोनों तरफ नीचे लंग में पहुंच गए। जैसे ही वो लंग्स में पहुंचे, उन्होंने जितने लंग्स में हमारे सांस लेने के जो टिश्यू हैं, फेफड़े हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, आपकी खांसी ज्यादा हो जाएगी, आपकी खांसी लगातार चलती रहेगी, सूखी खांसी आएगी, आपको बुखार और तेज हो जाएगा, 102 103 डिग्री तक पहुंच जाएगा, बदन का दर्द बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से निमोनिया के सिम्टम्स ले लेगा। जैसे निमोनिया छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, निमोनिया में बच्चों का क्या हाल हो जाता है, एकदम ये निमोनिया का रूप ले लेता है। ये समय होता है, जैसे शुरू में होता है जो पहला फेज है, ज्यादातर एक जो 3 फेज है, एक फेज 5 से 6 दिन का होता है। तो पहला फेज 5 से 6 दिन, उसमें सावधानी नहीं बरती तो आप सेकेंड फेज में आ गए। सेकेंड फेज को हम बोलते हैं निमोनिया फेज। तो इसमें निमोनिया, अभी भी अगर आप, ये टाइम होता है जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से दवाई जरूर लेनी है। इसी टाइम पे आपको एंटीबायोटिक लेने हैं, पेन किलर्स लेने हैं, भाप लेनी है और क्रोसिन खानी है। ये दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में ऑनलाइन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन आपको ट्रीटमेंट बता देंगे और वो दवाइयाँ केमिस्ट वाले से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। आप जितना बाहर निकलेंगे आप दूसरों के लिए नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फेज को सावधानी बरतना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जितने ये स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज से आप या तो अगले स्टेज पे आ जाएंगे, सावधानी बरतेंगे तो आप ठीक होके वापस नॉर्मल हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, अगर आपने दवाई नहीं ली, फिर भी आप घर में पड़े हुए हैं, कोई दवाई, किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो फिर थर्ड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं ARDS। ARDS होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन तुम्हारे लंग्स में, फेफड़ों में पहुंच गई, अब क्या होती है, जो सांस लेने की नलियां होती हैं उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है थैलियों में। आप कंपेयर कर सकते हैं, सांस लेने की जो अंदर हमारी पाइप है वो एक गुब्बारे की तरह होती है। नॉर्मल में आप गुब्बारा फुला लो, सिकोड़ लो, फुला लो, सिकोड़ लो, तो ये नॉर्मल होता है जब हम सांस लेते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो वो फूलती हैं, जैसे सांस बाहर लेते हैं वो सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जब ये कोरोना की इन्फेक्शन होती है, हमारी नलियों के अंदर जाती है, तो ये पाइप जो होता है ना, इसको वो प्लास्टिक के पाइप की तरह कर देता है। तो अब गुब्बारे की तरह ना तो वो फूल सकता है, ना वो श्रिंक हो सकता है, और प्लास्टिक के पाइप के साथ साथ उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यही मरीज होते हैं 15% जो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। उनको ICU में रखना पड़ता है,
उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, हो सकता है वो वेंटिलेटर पे भी आ जाए। तो ये सीरियस स्टेज, 3rd स्टेज में पहुंचते हैं। तो ये हैं उनकी स्टेजेस। स्टेज 1 वायरल मल्टीप्लिकेशन या वायरल लोडिंग, स्टेज 2 या स्टेज 1 आप कह सकते हो सिंपल खांसी जुकाम वाली स्टेज, दूसरी स्टेज हो गई आपकी निमोनिया वाली स्टेज, तीसरी स्टेज हो गई आपकी पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जहां आपके लंग्स वगैरह चले जाते हैं। उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो शरीर की लड़ने की क्षमता होती है वो और बढ़ जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन को खत्म करने की बजाय वो हमारे खुद के अंगों को अटैक करना शुरू कर देती है। वो हमारा लिवर, हमारा हृदय, हमारी किडनी, उसको भी डैमेज करना शुरू कर जाती है। तो मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मतलब कहते हैं कि उसके बाकी अंग भी अफेक्ट हो गए, तो उनकी भी बीमारी हो जाती है। फिर क्या होता है, ये जो हमारी खून की नलियां हैं, हमारे खून बहता है, उसमें छोटे 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 क्लॉट्स को क्या कहते हैं, धब्बे, कतरे, खून के कतरे जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो खून के कतरे हमारे नलियों में आ जाते हैं, खून की नलियों में, तो वो कई बार दिल में जाके अटक जाएंगे, ब्रेन की नलियों में जाके अटक गए। आपने सुना होगा कि कोरोना हुआ, उसके बाद उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, या उसको ब्रेन अटैक हो गया, वो उसको अपना होश ही नहीं रहा, वो तो गिर गया। तो ये क्यों गिर जाता है कि वो जो खून के चकत्ते बन गए हैं, वो जो गांठें बन गई हैं, वो जाते जाते कहीं अटक गई और उसने उस हिस्से को मार दिया। हाँ, ये है कोरोना वायरस जो हम कवर कर चुके हैं। हाँ, ये है, हम कोरोना वायरस का आज क्यों डिस्कशन कर रहे हैं बैठे हुए, इसलिए कर रहे हैं। आप देखिए 2nd नंबर पे इंडिया है, भारत। भारत में अभी तक मई तक लिटरली 2,21,121 डेथ्स हो चुकी हैं। ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट मतलब कि जो दर्ज करी हुई है, लेकिन अनऑफिशियली कहते हैं कि कम से कम 6.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं इससे। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग थ्योरी है। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब अगर आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालिए, आप देखिए बर्फ का टुकड़ा कितना बाहर दिखता है पानी से और कितना पानी के अंदर चला जाता है। तो जो बर्फ का टुकड़ा बाहर दिख रहा है, ये केसेस उतने ही है जितना हमें सिर्फ वो दिख रहा है। जो पानी के नीचे है बर्फ का टुकड़ा, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। आप गांव में जाके देखिए कितनी डेथ्स हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उनकी डेथ को रजिस्टर ही नहीं किया है। तो अगर आप उन लोगों को भी देखें तो ये तो 10 लाख से भी ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और आगे जो हमें सावधानियां क्या बरतनी है ये जानना बहुत जरूरी कि जब हमें ये बीमारी हो जाती है, ये बीमारी हमें कैसे कैसे होती है। जैसे मैंने बताया कि ये छोटी छोटी बूंदें होती हैं, कफ और नाक से और मुंह से आता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक दूसरे को हो जाती है। आप भीड़ वाले रास्ते में चले गए, बहुत रश है, आप एक दूसरे, आपका साथी है, उसको है, उसने खांस दिया, उससे हो गई। आप वो खांसता है, अपने मुंह को, नाक को हाथ लगाता है, उसी हाथ से आप हैंडशेक कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन हो गई। आपके दरवाजे के हैंडल हैं, टेबल हैं, वहां से छू लिया, वहां से इन्फेक्शन आपको कैच होगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं जहां आप इन्फेक्शन को कैच कर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है टाइप 1, स्टेज 1, फीवर, थोड़ा सा खांसी, थोड़ी सी ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 की जो ट्रीटमेंट, अब मैं आपको सावधानियां बरतना बताऊंगी या होने पर क्या ट्रीटमेंट लेना है। स्टेज 1 में हमें अपने आप को अलग कमरे में रखना है, होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बस एक कमरे में बंद हो गए और कहानी खत्म। होम आइसोलेशन का मतलब है आप घर में रह के अपना इलाज करना। इलाज क्या करना है, आप उस घर से, उस कमरे से बाहर नहीं आएंगे,
कमरे के बाहर आप अपने जो फैमिली के बाकी लोग हैं उनको बोलिए एक टेबल रख दें, वो उस टेबल में आपके खाने की प्लेट रख दिया करेंगे। आप अपना दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, खाने की प्लेट लीजिए अपने अंदर और खाना खाइए। आप किसी से मिलेंगे नहीं, आप फोन पे बात करिए उनसे। आप जब कमरे में अकेले हैं तब मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई हल्का फुल्का बुखार होता है तो क्रोसिन खा लीजिए और गर्म पानी पीजिए। ये स्टेज 1 के हैं। बाकी इसके अलावा जैसे छींके आ गई, बुखार, कईयों को दस्त भी, आजकल काफी मरीज हैं जो दस्त की परेशानी लेके आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है फेज 2, जब वो इन्फेक्शन हमारी गले से नीचे लंग्स में पहुंच जाती है। स्टेज ये है 4 से 9 दिन वाला। स्टेज 1 अप टू 5 डेज तक रहता है, ठीक है। तो 5 डेज जब लंग्स में हमारी इन्फेक्शन पहुंच गई, जैसे कि निमोनिया का रूप उसने ले लिया, ये समय है हमें डॉक्टर से बात करने का और ट्रीटमेंट लेने का। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको चेक करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब आप उंगली पे लगाने वाला एक छोटा सा औजार सा मिलता है, छोटा सा पल्स मीटर, उस पे लगा के आपने दिन में 4 बार कम से कम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। अगर वो 94 से ऊपर है तो आप घर में रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप घर में रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे आ गया या 90 से नीचे आ गया तो बहुत सीरियस है, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाएंगे। इमीडिएटली वो स्टेज है हॉस्पिटल में जाने की। अगर आपने उसमें लापरवाही कर दी तो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डे बाय डे, नॉट इवन डे बाय डे, घंटों में नीचे आ जाएगी। फिर उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो फिर आप स्टेज 3 में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है तो जो लास्ट में लिखा ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये 15% लोग हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी, बॉडी पेन ज्यादा हो गई, बुखार दवाई लेने पे भी नहीं उतर रहा है, तो हॉस्पिटल में जाते ही उनको ऑक्सीजन बाहर से मशीनों से देनी पड़ती है और फोर्सफुली देनी पड़ती है। नॉर्मली तो आपको चलते फिरते आपको पता ही नहीं लगता आप सांस ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। लेकिन इस स्टेज में आके आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है एक एक सांस खींचने में, क्योंकि जो आपकी सांस की नलियां हैं वो पाइप बन गई हैं, वो गुब्बारा नहीं रही, पाइप बन गई, रिजिड, एकदम स्टिफ हो गई है पाइप। तो वो जो मशीनें हैं उसमें भी फोर्स देके ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन सही समय पर अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच गए फिर भी आप बच सकते हैं। लेकिन आप नहीं पहुंचे और उसने आपकी लिवर को, किडनी को, हार्ट को या खून की नलियों में गांठें, चिकत्ते बन गए, फिर बहुत मुश्किल आ सकती है। तो ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हैं 3 स्टेजेस जो मैंने अभी आपको बताई। अर्ली इन्फेक्शन फेज, सेकेंड पल्मोनरी, थर्ड हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, तो अब इनसे बचने के क्या इलाज हैं? जब मान लो हमें हो गया, आपको अभी हल्का फुल्का है, अभी तक तो मैंने सारे सिम्टम्स बताए, तो इसके 3 मेन बचने के तरीके हैं। पहला, बार बार हाथ धोएं। सेकेंड है, बाहर जाने पर मास्क पहने, अगर जरूरत पड़े तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, आप घर पर ही रहिए। थर्ड है डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी, एक से दूसरे के बीच में दूरी कम से कम 1 मीटर की, 1 से 2 मीटर की। तो ये 3 चीजें हैं जिनको मैं डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। ये 3 मेन चीजें हैं, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना अगर बाहर जाते हैं, और एक दूसरे से दूरी मेंटेन करना। नेक्स्ट स्लाइड। ये है हाथ धोना। हाथ धोना कैसे धोना है? ये नहीं है कि आपने बस हाथ पे साबुन लगाया, बस 2 सेकंड में पानी किया, हो गया, ऐसे नहीं। कम से कम 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना है।
और हाथ कैसे धोना है आपको? ऐसे दोनों पीछे उंगलियों के बीच में ऐसे करके, तो ये पूरा कलाई तक, यहाँ तक पूरा कम से कम 20 सेकंड तक आपको साबुन से मलना है। अगर आप 20 सेकंड नहीं काउंट कर सकते तो जो होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। 20 सेकंड से 30 सेकंड हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20 सेकंड से अगर 15 सेकंड हुए, हो सकता है ये बीमारी आपको पकड़ लेगी। तो ये है हाथ धोने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है मास्क पहनना। मास्क भी पहनने के तरीके हैं। ये नहीं है कि आपने कोई भी मास्क लगाया और ऐसे ही पहन लिया और 15-15 दिन चल रहा है और उठा के कहीं रख दिया, कभी बेड पे रख दिया, कभी टेबल पे रख दिया, ऐसे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। आप जो मास्क पहनते हैं, कैसे पहनना है आपको? पहले मास्क दोनों जो तनिया हैं साइड में करके, ये जो नाक है इसकी ऊपर एक आपको मेटल की स्ट्रिप दिखेगी और गहरा रंग बाहर की तरफ होगा। तो मेटल की स्ट्रिप को, ये चुटकी होती है, चुटकी से नाक के ऊपर प्रेस करेंगे ऐसे करके, तो जो आपकी वो शेप ले लेगा, नाक की शेप ले लेगा ऊपर का हिस्सा। फिर दोनों जो तनियां हैं कान में लगाएंगे। फिर जो नीचे का हिस्सा है उसको थोड़ा खींच के अपनी जो ठोडी है इसको कवर करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, जो लोग, जैसे मैंने स्पेक्स पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, लोगों की चश्मे के ऊपर ना सांस का धुआं आ जाता है। वो धुआं क्यों आता है? क्योंकि नाक और मास्क के बीच में जगह रह गई और यहाँ से भाप ऊपर आती है, वो नहीं आनी चाहिए। तो ये आप एकदम चुटकी की तरह प्रेस करके ये पैक कर देंगे, तो बिल्कुल ये ऊपर से पैक, नीचे ठोडी से नीचे तक ये पैक होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, आप कई लोगों को इस तरह से मास्क ये नहीं करना है। पहला क्या है, आपकी जो ठोडी है, जो लेडी बनी हुई है, देखो ठोडी उसकी नीचे नजर आ रही है, ठोडी नजर नहीं आनी चाहिए, पूरा मास्क होना चाहिए। सेकंड देखिए, उसका नाक बाहर है, सिर्फ मुंह को कवर किया हुआ है, ये भी गलत है। थर्ड देखिए, उसने तो पूरा गले में ऐसे मास्क पहना हुआ है जैसे गले को अपनी क्या दाढ़ी बना रखी है उसने, ये भी नहीं पहनना है। और वो आंटी जी इधर हैं, वो सिर्फ नाक की जो टिप है ना, बस यहीं तक है, नाक को कवर करना है थोड़ा ऊपर तक, टिप तक नहीं रखना है, तो उससे लूज रहेगा, सांस ऊपर जाएगा, ये भी नहीं करना है। और बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना है। तो इन चीजों को ध्यान देना है। इस तरह से मास्क पहनने का कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मास्क के बारे में और कहना चाहूंगी कि मास्क जैसे ही आप घर में यूज करते हैं, तो आप घर में कोई कील टांग लीजिए, उसको जैसे ही यूज करके रखा है कील पे टांग लीजिए। अगर आप घर में कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो हर तीसरे दिन उसको धोना है, तो आप घर में 2 मास्क अपने पास रखिए, हर तीसरे दिन धो के सुखाइए, और हर एक का मास्क अलग अलग कीलों पे होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। सेकंड है, मास्क को कभी बाहर से छूना नहीं है आपको, क्योंकि बाहर से ही कीटाणु अटैक करते हैं, तो ये हिस्सा नहीं छूना है। जब आप मास्क उतारते हैं सिर्फ कानों से ऐसे उतारना है, बाहर का हिस्सा नहीं छोड़ना है, और कील पे टांग देना है। मास्क पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ अवश्य धोने हैं, बिल्कुल हाथ साफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो है मास्क को कैसे यूज करना है। सेकंड है, अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप घर में अकेले हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जितना हो सके घर पर रहें, आप बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाना पड़ गया 1 से 2 मीटर की दूरी बना के चलिए। आप अगर दूध लेने गए हैं, किचन का सामान, खाने का सामान लेने गए हैं, आपने देखा होगा दुकानों के बाहर गोले गोले बना के रखे हैं कि आप इसमें खड़े हो जाइए, तो इतनी दूरी मेंटेन करके रखना है। आपको किसी से बात करनी है तो आप पर्सनली नहीं मिलिएगा, आप फोन से बात करिएगा, वीडियो कॉलिंग करिएगा, जैसे भी बात कर सके हैं, लेकिन अवॉइड करिएगा, आप उनसे बात नहीं करिएगा। ठीक है। सेकंड है, हाथ नहीं मिलाना,
गले नहीं मिलना, आपको एक दूसरे को टच नहीं करना है, आप दूसरे से दूर से हाय बाय कर लीजिए, ठीक है। ये सावधानियां हमें रखनी है। तीसरा है, नेक्स्ट स्लाइड, ये है कि ये भी हाथ धोने के ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है, जब मान लो हमें इन्फेक्शन हो गई और अब हम ठीक हो गए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम तो ठीक हो गए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन हम तो पहले की तरह, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम तो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो अभी भी शरीर बहुत कमज़ोर लगता है, एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, खाना भी पूरा नहीं खा पा रहे हैं। तो ये होता है, कोरोना के ठीक होने के बाद भी ये हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, जो धीरे धीरे चला जाएगा, आप उनसे डरिएगा नहीं, ये रहता है। हो सकता है 15 दिन ले ले, 1 महीना भी ले ले, ये धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप आज डिस्चार्ज होके आ गए, कल को आप रेडी हुए और अपने काम पे लग गए, तो आपको हो सकता है ये बीमारी फिर दोबारा हो जाए और इसके लक्षण फिर दोबारा आ जाए, ठीक है। तो हमें आराम करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको टाइम देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें क्या क्या हो सकता है, आप ठीक हो गए लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी। आप तो पहले जी रोज के 5-6 चक्कर लगाते थे पार्क के, अब तो जी एक भी नहीं लगता। सांस लेने में हो सकता है अभी भी तकलीफ हो, छाती में थोड़ा दबाव सा, थोड़ी जकड़न सी, ऐसा लगेगा छाती के ऊपर कुछ भारी चीज रखी हुई है। टाइम समय समय पर सिर दर्द होगा, थोड़ा सा शोर होगा, थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ा काम करने लग गया तो एकदम सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। भूख बहुत कम लगती है, नहीं खाया जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता है, और खांसी आती है, बलगम वाली खांसी आती है, नींद नहीं आती है रात को ठीक से, बार बार उठ के बैठ जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े ठीक होने के बाद के लक्षण हैं जिसको हमें ध्यान देना है कि इसमें हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो मैंने अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया वही है कि थकावट और सांस लेने में तकलीफ, हैवीनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें करना क्या है, हमें एक तो आराम बिल्कुल करना है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते समय भी डॉक्टर कहते हैं कम से कम 1 हफ्ता फिर से अपने आप को आइसोलेट करना है। 1 हफ्ता अभी मानिए कि अभी आप बीमार मरीज हैं, अपने आप को अलग कमरे में रखना है, पूरा आराम करना है, आपको कोई काम नहीं करना। हाँ, बिल्कुल आराम का मतलब ये नहीं है कि बस बेड के ऊपर बैठ के कुछ नहीं करेंगे, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे कमरे में चलते रहिए, थोड़ा ये गर्दन है, ये कंधे हैं, थोड़ा चलाइए, बाजू को चलाइए, गर्दन को चलाइए, थोड़ा थोड़ा कमरे में चलिए, हल्की हल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सेकंड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का होना, कम से कम 8 से 10 ग्लास हमें पानी पीना है, नहीं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और हमें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। फिर है मल्टीविटामिन्स, आपको जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो तो लेनी है। इसके अलावा मल्टीविटामिन में बेसिकली विटामिन सी आपको किस में मिलता है, नींबू में मिलता है, संतरे में मिलता है, आंवले में मिलता है, नींबू पानी पीजिए। विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं वो। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाना मतलब ये नहीं है कि जो महंगा खाना होता है वही पौष्टिक होता है, इसका मतलब ये नहीं है। पौष्टिक खाना जो सीजनल होता है, आपके सीजन में आता है, जैसे अभी गर्मी है, घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, जो न्यूट्रिशियस है, हरा हरा दिखने वाला, खीरा, टमाटर, ऐसी चीजें खूब खाइएगा। और दिन में 1 फ्रूट जरूर खाइएगा, 1 फ्रूट कोई भी पूरे दिन में ले लीजिएगा। दूध ले सकते हैं तो दूध लीजिएगा। तो ये चीजें हैं। बाकी आप अगर काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसे काढ़े में कोई महंगी चीजें नहीं है, आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, 3-4 पत्तियां तुलसी की डाल लीजिए। एक गिलोय करके आता है, जगह जगह गिलोय लगा होगा, छोटी सी 1 इंच की डंडी तोड़ के साफ करके कूट के उसको डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए, इन चीजों को बॉईल करके उसका पानी पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कनेक्ट।
इंसान जब एक कमरे में बंद होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो उसको थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है। तो हमें अपने आप को बिजी रखना है, तो जो कि हमारा ध्यान इस चीज से हट जाए कि हम बीमार हैं, हमें क्या हो गया, पता नहीं हम पहले जैसे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो इन चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए हमें लोगों से बात करनी है, हमें कनेक्ट होना है उनसे। अपने दोस्त हैं, आपके कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलिए। अपने रिश्तेदार हैं, उनसे बात करिए। आप टीवी देखिए, आप ये करिए। कई लोगों को छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो भूल गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा दिमाग तो बूढ़ा हो गया, मुझे कुछ याद नहीं रहता। पर ये नॉर्मल है, आप इससे घबराइएगा नहीं। आप जब अपने आप को बाकी चीजों में मन लगाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट है, ऊपर करिए थोड़ा सा, फोकसिंग। अच्छा नहीं आ रहा। अपने आप को फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? कि मुझे ठीक होना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। देखो, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो इसी तरह जो बीमारी है कोई भी परमानेंट नहीं है, ये फेस है। तो हमें फोकस करना है कि ये हमारा चैलेंज है, इस बीमारी से हमें लड़ना है, हमें इसको लड़के आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है वैक्सीनेशन के। अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो कम से कम 3 महीने बाद आप वैक्सीन लीजिएगा। इसकी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। अब काफी लोगों ने ले ली है, अपनी सावधानियां बरत रहे हैं, इसलिए अब आप इसमें सबसे ऊपर देखिए डेथ का रेट कितना कम आ गया है। अब अगर आपने शुरू में मैंने बताया 6.5 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन आज की डेट में ये 29 जून का ये डाटा है, कल का डाटा है। अब जो इंसिडेंस है ऊपर से 3rd नंबर पे चार्ट में है 0.15%। 0.15% मतलब 1% भी नहीं है। इतना कम इंसिडेंस आ चुका है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर हम सावधानियां पूरी रखेंगे तो ये एक दिन इसका खात्मा तो होना ही है, तो हमें घबराना नहीं है, सावधानियां पूरी लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, इस डर को बाहर निकालना है और इसको हमें सामना करना है, और सामना करके सावधानी से इससे हमें बाहर आना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्या करना है हमें, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं। अपने हाथों को बार बार धोना है, साबुन से धोएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, साबुन नहीं है, तो अपने हाथ में छोटी सी बोतल सैनिटाइजर की लेके जाइए, अल्कोहल बेस होना चाहिए, उससे हाथों को रब करिए। और अगर टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं उसको तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें, उसे खुले में नहीं कि हवा आ रही है टिश्यू पेपर उड़ रहा है तो बीमारी फैलेगी। साबुन या पानी का उपलब्ध ना हो, कम से कम 60% वाला अल्कोहल यूज करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को या तो रुमाल से बंद करिए या हाथ नहीं रखना है, क्योंकि इसी हाथ को आप जगह जगह टच कर रहे हैं। आपको अगर खांसी आती है, छींकते हैं, तो अपनी कोहनी ऐसे रखनी है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये अब कभी कहीं पे टच नहीं कर रहे हो, हाथों को टच करते हो। तो कभी भी छींकते हुए, खांसते हुए ये हाथ नहीं रखना ऊपर, ये कोहनी ऐसे रखनी है, ऐसे। ठीक है। और फिर आप कहीं पे भी बाहर गए हैं, छुआ होगा, घर से निकलिए तो हाथ धो के निकलिए। बाहर आपने कहीं टच इधर उधर किया हुआ, बाहर निकलते हुए मान लो आप आधे घंटे के लिए भी बाहर गए हैं, आधे घंटे में अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को कहीं टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं छूना। और जैसे घर वापस आएंगे सबसे पहले मास्क उतार के आप कील पे टांग देंगे और सबसे पहले हाथ धोएंगे अपने, अगर बाई चांस कहीं टच किया है वो है। लास्ट है, भीड़ भड़के वाले जगहों पे हमें नहीं जाना है, तो ये हमें सावधानियां बरतनी है। नेक्स्ट बरा लेंगे, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। अब आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते। डॉक्टर मालती, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया।
जैसे हमने आज देखा कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या करना है, बहुत से तरीके बताए डॉक्टर मालती ने। जैसे मेरे को जो समझ आया और हम उसको करते भी हैं, बार-बार हाथ धोना है हमारे को, और हमारे को सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, और मास्क क्या करना है, लगाना है। हो सके तो डबल मास्क हमें लगाना है ताकि हम कोविड-19 से क्या करें, बच नहीं पाए। अगर आपके पास कोई भी अगर सवाल है, कोई भी अगर क्वेश्चन है, आप तो अपना हैंड को रेज कर सकते हैं आप। तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। आपके पास अगर कोई सवाल है तो इस ट्रेनिंग से मेरे को लगता है कि सबको समझ आ गया अच्छे से। नहीं, मैंने कोशिश करी है हिंदी में अच्छे से समझाने की, लेकिन अगर कोई वर्ड समझ नहीं आए हो, शब्द समझ नहीं आए हो, तो पूछ सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जैसे डॉक्टर मालती ने बताया। अगर आपके पास अभी भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में, आप इसमें चैट बॉक्स में आप टाइप करके हमें भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास सवाल है इससे जुड़ा हुआ, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके परिवार को इस कोविड-19 में संभाल कर रखे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपके चरणों के तले आते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आज इस खुदावन ट्रेनिंग को पिता परमेश्वर हमने आयोजित किया प्रभु तेरे द्वारा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें इस समय को दिया प्रभु जी कि पिता हम प्रभु कुछ सीखने पाए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर मालती को परमेश्वर तूने पिता प्रभु जी भेजा प्रभु जी कि पिता वो बच्चों को सिखाने पाए प्रभु कि इस समय पिता हमें कैसे रहना है प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सभी बच्चों को, उनके परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु इस कोविड-19 में पिता प्रभु इनके साथ बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई बीमार है प्रभु, ऐसी परेशानियों में है प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपकी चंगाई को प्रभु, आपके शिफा को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं हर एक वीकनेस, हर एक ऐसा तकलीफ प्रभु आप परमेश्वर पिता उनके जीवन से दूर करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर बच्चों को प्रभु, जिसका प्रभु उनका स्टडी अभी ऑनलाइन चल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनको आप अपना बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु वो अच्छे से पिता परमेश्वर पढ़ने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी वो पढ़ते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है उनको समझ आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान को प्रभु उनके जीवन में हम मांगते हैं प्रभु जी। और पिता मेरी प्रार्थना जितने भी टीचर्स प्रभु उन्हें सिखाते हैं प्रभु, आप उन्हें भी पिता परमेश्वर सहायता करें प्रभु, ताकि और भी वो अच्छी तरीके से पिता परमेश्वर उन्हें सिखाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर मालती गोयल को प्रभु जी, आपको उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें भी आशीष करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु वो पिता उन लोगों का इलाज करते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो और भी अच्छे से लोगों का इलाज करने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार आज उन्होंने हमारे को सिखाया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सभी बच्चे पिता प्रभु और हम लोग प्रभु इस ट्रेनिंग को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु, और इसके द्वारा पिता परमेश्वर अपना लाइफ को पिता परमेश्वर जीने पाए प्रभु, ताकि पिता हम इस कोविड-19 से बचने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सिस्टर निनी का और बाकी ऑर्गेनाइजर्स जो ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड हैं, और बाकी जिन लोगों ने, मीडिया के लोग जिन्होंने मेरी हेल्प करी, और सबसे ज़्यादा जो लिसनर्स जो कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने सोने के वक्त को निकाल के छोड़ के जो मैंने बताया उनको बहुत अच्छे से सुना। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।